हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल देवकांता संतति सीरीज का 14वां भाग और अंतिम भाग। देवकांता संतति 14वां भाग, पहला बयान। रमणी घाटी में मौजूद शख्स अभी तक ये नहीं सोच पाए थे कि ऐसा वह कौन सा सवाल है जो उन दरबानों में से किसी एक से करके ये पता लगाया जा सकता है कि मुकरंद की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। अभी सभी के दिमाग इस सवाल को खोजने में लगे हुए थे कि गुरबचन सिंह बोल पड़े। इसके अलावा एक और सवाल है, उसका जवाब भी सिर्फ अकल पर ही है। पहले सवाल का जवाब कोई बहुत ही दिमाग वाला दे सकता है और दूसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है। अबे मियाँ गुड़भंजन पिंग, पहले साले सवाल को तो सोच लें, दूसरे की तो बात ही दूर है, विजय ने कहा। गुरबचन सिंह विजय की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था, अतः उसके बोलने के तरीके पर गौर किए बिना बोला। पहला सवाल इस मकसद से पूछ रहा हूँ कि मुकरंद लाने के लिए आप में से कौन ठीक रहेगा। दूसरे सवाल का मकसद ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आप में से सबसे बड़ा अय्यार कौन है। यहाँ इस वक्त एक से एक बड़ा अय्यार बैठा है। ये पता लगाना बेहद कठिन है कि आप में से सबसे ज़्यादा अक्लमंद अय्यार कौन सा है। उसका हल हमने यही निकाला है कि जो हमारे दूसरे सवाल का सही जवाब देगा वही आप सब में सबसे बड़ा अय्यार होगा। बोलिए, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसी बात है प्यारे गुड़भंजन पिंग, तो करो सवाल, हम देंगे जवाब, विजय अपने ही तरीके से बोला। तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी अमीर से पाला पड़ा था। हम साले दोनों सवालों का जवाब एक ही साथ देंगे। तो सुनिए, गुरबचन सिंह ने कहा। आप जानते हैं कि गुरु भूतेश्वर नाथ अपने ज़माने के सबसे बड़े अय्यार थे। अपनी मौत के बाद एक दिन वे मुझे ख्वाब में चमके और उन्होंने मुझसे कहा कि जब यमराज ने उन्हें ईश्वर के दरबार में पेश किया तो खुद भगवान बोले, भूतेश्वर नाथ, सुना है कि ज़मीन पर तुम अपने ज़माने के सबसे बड़े अय्यार रहे हो। भगवान, आपने सुना है तो सच ही होगा ये, गुरु भूतेश्वर नाथ ने भगवान से श्रद्धा युक्त स्वर में कहा। लेकिन हम तुम्हारा इम्तिहान लिए बिना नहीं मान सकते, भगवान ने भूतेश्वर नाथ से कहा। हम तुम्हारी अय्यारी देखना चाहते हैं। अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गए तो समझेंगे कि तुम वाकई सबसे बड़े अय्यार हो। फेल हो गए तो समझेंगे कि ज़मीन पर रहने वालों ने तुम्हें बिना वजह ही सिर पर चढ़ा रखा था। बोलो, क्या तुम अय्यारी के इम्तिहान के लिए तैयार हो? जैसा आपका हुक्म हो भगवान, भूतेश्वर नाथ ने उसी श्रद्धा के साथ कहा। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी अय्यारी का इम्तहान लेने वाले हैं। कहने के बाद खुद भगवान ने अपने खिदमतकारों को हुक्म देने जारी किए। कुछ ही देर बाद भगवान के हुक्म से उनके दरबार में 50 स्त्री पुरुष दाखिल हुए। गौर से सुनिए कि वह 50 स्त्री पुरुष बिल्कुल नग्न थे। उनमें से किसी के जिस्म पर कपड़े का एक रेशा तक नहीं था। उनमें 25 मर्द और 25 औरतें थीं। भगवान के दरबार में से 50 एक लाइन में खड़े हो गए। इतना होने के बाद भगवान बोले, तुम देख रहे हो भूतेश्वर नाथ कि ये 50 स्त्री पुरुष अपनी वास्तविक अवस्था में तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब हम तुम्हें बताते हैं कि इनमें मनु और इला भी हैं। 25 औरतों में से कोई एक इला है और 25 मर्दों में से कोई एक मनु। हम जानते हैं कि ज़मीन पर रहने वाले किसी भी आदमी ने मनु और इला को नहीं देखा है। मनु और इला के बारे में ज़मीन पर रहने वाले आप जैसे लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ज़मीन पर इंसानों की संतति इन्हीं दोनों से शुरू हुई थी। अब तुम्हारी अय्यारी का इम्तहान इस बात में है कि तुम्हें इनमें से मनु और इला को पहचानना है। शर्त यह है कि तुम्हें इनमें से किसी से भी कुछ बोलने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, मैं पहचानने की कोशिश करता हूँ, कहकर भूतेश्वर नाथ पहले मर्दों की लाइन की तरफ बढ़े। एक एक मर्द को गौर से देखते हुए वे आगे बढ़ने लगे। जिधर से उन्होंने देखना जारी किया था उधर से 10वें मर्द पर उन्होंने चुपचाप उंगली रखकर कहा, यह मनु है। इसी तरह औरतों की लाइन में से 19वीं औरत पर उंगली रखकर उन्होंने कहा, और ये इला। क्या भूतेश्वर नाथ ने उन दोनों को ठीक पहचाना था? वंदना ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, गुरबचन सिंह ने कहा। वाकई वे ही दोनों मनु और इला थे। भूतेश्वर नाथ भगवान के इम्तहान में पास हो गए और भगवान भी ये बात मान गए कि हकीकत में भूतेश्वर नाथ अपने ज़माने के सबसे बड़े अय्यार हैं। लेकिन इनमें हमें कौन से सवाल का जवाब देना है? अल्फांसे ने पूछा। अब सवाल ये है महाराज कि अगर आप भूतेश्वर नाथ की जगह होते तो क्या करते? गुरबचन सिंह ने कहा। कहने का मतलब यह है कि अब आपको ये बताना है कि उन 50 इंसानों में से भूतेश्वर नाथ ने मनु एला को कैसे पहचान लिया। जो इस सवाल का जवाब दे देगा, समझो वही भूतेश्वर नाथ की तरह इस ज़माने का सबसे बड़ा अय्यार है। गुरबचन सिंह के इन अल्फाजों के बाद एक बार फिर रमणी घाटी के उस रमणीक मैदान में बैठी मंडली के बीच सन्नाटा छा गया।
सब ये सोच रहे थे कि भूतेश्वर नाथ ने मनु और एला को कैसे पहचान लिया, मगर किसी का भी दिमाग अभी इस सवाल के जवाब को खोजने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। प्रेरक पाठकों, आप भी इस सवाल के बारे में सोचें। हमें उम्मीद है कि संतति के 13 भाग पढ़ जाने के बाद आप भी किसी अय्यार से कम नहीं रहे। अब देखना यह है कि आप में से सबसे बड़ा अय्यार कौन है। 14वें भाग में आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें विजय इत्यादि अटके हुए हैं। 13वें और 14वें भाग में जो 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उनका जवाब सिर्फ बुद्धि पर ही आधारित है। उम्मीद है कि ये पंक्तियाँ पढ़ने के बाद आप ज़रूर दिमागी कसरत करेंगे। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद अचानक विजय उछल पड़ा, चीखा, वह मारा साले पापड़ वाले को, मिल गया जवाब। गुरबचन सिंह सहित सभी उसकी तरफ देखने लगे। विकास ने पूछा, कौन से सवाल का जवाब कौन से सवाल का जवाब मिल गया गुरु? अबे इसी मनु और एला वाले सवाल का, विजय ने कहा। 50 तो क्या, इन साले दोनों को तो करोड़ों में भी पहचान लेना आसान है। दिमाग में ना आए तो बहुत बड़ी बात है, और आ जाए तो बहुत छोटी। तो बताइए महाराज, आप उन दोनों को कैसे पहचानोगे? गुरबचन सिंह ने कहा। और विजय ने बता दिया। ना 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 पाठक, हमें इतना मूर्ख न समझें। हम ये नहीं लिखेंगे कि विजय ने क्या बताया, क्योंकि उसने जो भी कुछ बताया वो बिल्कुल सही है। हम लिख ही देंगे तो पाठक क्या बताएंगे? ये आप ही का काम है। विजय का जवाब सुनकर सभी उसकी तरफ तारीफ भरी नज़रों से देखने लगे। अल्फांसे के होठों पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। गुरबचन सिंह बोले, बेशक आपका जवाब बिल्कुल ठीक है महाराज। मान गए कि इस ज़माने में गुरु भूतेश्वर नाथ की जगह आपने ली है। जिस तरह भूतेश्वर नाथ अपने ज़माने के सबसे बड़े अय्यार थे, उसी तरह आपने साबित कर दिया है कि आप इस ज़माने के सबसे बड़े अय्यार हैं। आप सब भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि महाराज विजय का जवाब बिल्कुल सही है। गुरबचन सिंह दूसरे लोगों से मुखातिब होकर कह रहे थे, बस मनु और इला की यही तो एक हल्की सी पहचान है, जिसके सबब से उन्हें करोड़ों में पहचाना जा सकता है। इस तरह से अल्फांसे और विकास के अलावा सभी विजय की तारीफ करने लगे। धनुष टंकार ने कई बार उछल उछल कर विजय का मुंह चूम लिया था। अपनी तारीफ सुन सुनकर विजय का सीना चौड़ा हुआ जा रहा था, मगर अल्फांसे और विकास का उस तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी विजय की तारीफ का माहौल ख़त्म नहीं हुआ था कि एकाएक विकास बोल पड़ा, पहले सवाल का हल मैंने ढूंढ लिया। सब सवालात्मक नज़र से विकास को देखने लगे। विजय बोला, बेटे दिल जले, तुम्हारी ये बीच में गड़बड़ करने की आदत नहीं जाएगी। अभी विकास विजय की बात का कोई जवाब देने ही जा रहा था कि गुरबचन सिंह ने कहा, अगर आपके दिमाग में सवाल का जवाब आ गया तो बोलिए। आपका जवाब गलत भी हो सकता है। ये सवाल महाराज विजय वाले सवाल से मुश्किल है। उन दोनों में से किसी संतरी से सिर्फ यही एक सवाल पूछना है कि बस बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम। अगर यहीं लिख देंगे तो आप क्या बताएंगे? खैर, आप भी इस सवाल पर सोचकर विकास बनिए। विकास ने जब बताया तो आधों की समझ में आया और आधों की नहीं, मगर जब उसने समझाया तो सभी की समझ में आ गया और सभी को ये मानना पड़ा कि सिर्फ यही एक ऐसा सवाल है जिसके संतरी से करने पर मुकरन तक पहुंचा जा सकता है। अब मौजूद शख्स विजय की बजाय विकास की तारीफ करने लगे, जबकि विजय बुरे बुरे मुंह बना रहा था। कुछ देर तक इस मंडली के बीच ऐसा ही माहौल रहा। फिर अचानक अल्फांसे ने बात का रुख बदला। उसने सवाल किया, गुरबचन सिंह जी, आपने कहा था कि जिस वक्त पिशाचनाथ शैतान सिंह को तिलिस्म में डाल लें, हमारे चारों अय्यारों को रक्त कथा सौंपने इत्यादि के बाद दलीप सिंह के यहाँ गया और दलीप सिंह को यह कहकर बेवकूफ़ बनाया कि रक्त कथा उसके यहाँ से चोरी हो गई है। यानी जब पिशाचनाथ दलीप सिंह से इतनी सब बातें करने के बाद महल से बाहर निकला तो उसके पीछे एक रहस्यमय इंसान था। इस रहस्यमय इंसान ने पिशाचनाथ का पीछा उस वक्त तक किया जब पिशाचनाथ मठ के रास्ते से श्यामा सिंह के मकान में गया, और श्यामा की पत्नी तारा की मिलीभगत से ऐसी चाल चली जिससे श्यामा, बलदेव, गिरधारी और बागी में दुश्मनी हो गई। आपने बताया था वहाँ से पिशाचनाथ घोड़े पर सवार होकर तारा को साथ लेकर भाग गया। दूसरा कोई घोड़ा वहाँ मौजूद न होने के सबब से वह रहस्यमय व्यक्ति पिशाच का पीछा नहीं कर सका। मेरे ख्याल से ये भेद नहीं खुला कि रहस्यमय व्यक्ति कौन था। उपयुक्त हाल पाठक चौथे भाग के 7वें और 5वें भाग के दूसरे बयान में पढ़ाएं। वाकई, गुरबचन सिंह ने कहा, इस भेद पर से पर्दा उठाना हम भूल गए थे। कदाचित ये गलती इसलिए रह गई क्योंकि हम अपना और नसीम बानो का हाल मुख्तसर में कहने की कोशिश कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। वो रहस्यमय व्यक्ति नसीम बानो के अलावा कोई नहीं था। पिशाचनाथ ने तो बता ही दिया था। नसीम बानो ने भी हमें बताया था कि वह पिशाचनाथ से बदला लेने के लिए लगी हुई थी। तो उसने ये जाना कि पिशाच ने किस तरह गंदी चाल चलकर गिरधारी, बलदेव व बागी सिंह के बीच में दुश्मनी बंधवाई। नसीम बानो का सारा हाल सुनकर मुझे यकीन हो गया कि पिशाच का हमें बताया गया सारा हाल सच था। ओह,
अल्फांसे के मुंह से निकला। और किसी को कोई सवाल याद आ रहा हो तो वो भी कर सकता है, गुरबचन सिंह ने कहा। हमें हर भेद का खुलासा मालूम है, भूल चूक में कुछ रह सकता है। जिसके भी याद आए वो सवाल कर ले। एक सवाल तो हमें भी याद आ रहा है प्यारे गुड़भजन पिंग, विजय ने कहा। और वो ये कि जब तुम बलदेव सिंह से लूमड़ नाई का पता पूछने की कोशिश कर रहे थे तो तुमने उससे कहा था कि बलदेव सिंह तारा का असली बेटा नहीं है। पढ़े 5वां भाग पहला बयान। हाँ हाँ, याद आया, गुरबचन सिंह ने कहा। वैसे कोई ज़्यादा भेद वाली बात नहीं है। भेद की और चौंकाने वाली बात तो वह बलदेव सिंह के लिए ही थी। दरअसल बलदेव सिंह तारा का बेटा न होकर श्यामा सिंह की पहली पत्नी गंगा का बेटा है, जो उसे जन्म देते ही मर गई थी। तारा तो बांझ थी, यानी उसके कोई बच्चा हो ही नहीं सकता था। मगर बलदेव सिंह को यह भेद मालूम नहीं था। इस सवाल का जवाब मिल जाने के बाद फिर सब अपने अपने दिमाग अनखुले भेदों की तरफ दौड़ाने लगे। मगर उस वक्त किसी को कुछ याद नहीं आया। गुरबचन सिंह बोले, अब तो हमें साथ साथ ही रहना है। अब याद नहीं आ रहा तो फिर कभी भी याद आ जाए तो पूछ लेना। हमारे ख्याल से वह वक्त आ गया है जब हमें यह मंडली तोड़नी चाहिए और काम जारी कर देना चाहिए। हम भी यही सोच रहे थे, अल्फांसे ने कहा। अब यहाँ बैठकर बेकारी वक्त ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम यहाँ चल रहे सारे चक्रों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए। क्यों ना अय्यारी के मैदान में उतरें, अपने दुश्मनों से बदला लें, उन्हें नेस्त नाबूद करें और तिलिस्म तोड़ें। हमारे ख्याल से हमारा सबसे पहला काम सुरेंद्र सिंह और दलीप सिंह से बदला लेकर भरतपुर यानी दलीप नगर रियासत को अपने दखल में लेना है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो यही दादा और पोते हैं। इसके साथ साथ मुकरंद को हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है, गुरबचन सिंह ने कहा। हम समझते हैं कि उस काम के लिए कुंवर विकास सबसे ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि इन्होंने ही यह सोचा है कि उन दोनों संतरियों में से एक से क्या सवाल करना है। मेरे ख्याल से कुंवर विकास के साथ एक ऐसा आदमी रहना ज़रूरी है, गुरबचन सिंह, जो मेघराज के तिलिस्म से वाकिफ़ हो, पिशाचनाथ ने राय दी। कुंवर विकास को क्योंकि तिलिस्म की कुछ भी जानकारी नहीं है, इस सबब से ये तिलिस्मी चक्रों में फंसकर धोखा खा सकते हैं। अच्छा हो कि मैं इनके साथ रहूं। आप जानते हैं कि मैं मेघराज के तिलिस्म में एक बार जा भी चुका हूँ। तुम्हारी राय मुनासिब है पिशाच, गुरबचन सिंह ने कहा। मुकरंद हासिल करने कुंवर विकास के साथ तुम ही जाओगे। इधर अब यह दिन खत्म होने वाला है, अल्फांसे ने कहा। मैंने दलीप सिंह को चुनौती दे रखी है कि मैं हर रोज़ उसके दादा सुरेंद्र सिंह के जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा काट डालूंगा। अभी तक आज के दिन में भरतपुर यानी दलीप नगर नहीं जा सकता हूँ। हाँ, आपके लिए वह काम करना भी ज़रूरी है, गुरबचन सिंह ने कहा। और हम हो मदद के पास। सुनो, अल्फांसे ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, इस तरह काम नहीं चलेगा। क्यों? क्या काम किस किस तरह करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। इतना कहने के बाद अल्फांसे धीरे धीरे उन्हें कुछ समझाने लगा। दूसरा बयान। ये बयान एक ऐसा बयान है जिसका हमारे पाठकों को काफ़ी इंतज़ार होगा, क्योंकि इस बयान में हम 7वें भाग का हाल लिख रहे हैं। ऊचांग और टुम्बकटू, जेम्स बॉन्ड और बागारोव उस कागज़ पर झुके हुए जो माइकल ने मैदान में ऊपर बनी उस कोठरी से फेंका है। ये 4 महान दिमाग अब उस कागज़ पर लिखी इबारत को पढ़ना और समझना चाहते हैं, क्योंकि इसी पर तो माइक की जान अटकी है। कुछ देर तक उस इबारत को घूरते रहने के बाद बागारोव बोला, यह साली क्या संस्कृत लिखी है? मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है मियाँ बुजुर्गवार, अचानक टुम्बकटू बोला। एक झटके के साथ तीनों ने टुम्बकटू की तरफ देखा। बॉन्ड बोला, क्या तुम ठीक कह रहे हो? हमेशा सच बोलने वाला या तो धरती पर हरिश्चंद्र पैदा हुआ था, अमेरिकन भाई, या चंद्रमा पर एक मैं ही हुआ हूँ। जरा सबसे ऊपर लिखी इस लाइन को गौर से पढ़ो। जेम्स बॉन्ड ने लाइन पढ़ी। पाव्यम ना छेटा ओ पीजच। क्या समझे? बेहद उत्सुकता के साथ हुचांग ने पूछा। इसका सीधा साधा मतलब तो साला अपनी बुद्धि में नहीं घुस रहा है, लेकिन हाँ, इसी को टेढ़ा करके ज़रूर समझ में आ रहा है। अबे जल्दी बता कार्टून की तुम, बागारोव बेचैन होकर बोला। इधर उधर की बातों में लग गया तो गैस का हंडा बना दूंगा। देखो बुजुर्ग मियाँ, गन्ने की तरह लहराकर टुम्बकटू बागारोव की पकड़ से बाहर निकल गया। अगर हमारी इज्जत नहीं करोगे तो हमें संस्कृत का मतलब नहीं बताएंगे। अपनी अकल के गुणों को एड़ लगाओ और सोचो, हम क्यों बताएं? अबे गन्ने के बच्चे, बागारोव उस पर झपटा। लेकिन टुम्बकटू, भला वे इतनी आसानी से कब हाथ आने वाला था? होना क्या था, हो गई नोकझोंक। इस काम में अगर बागारोव शेर था तो टुम्बकटू सवा शेर। कुछ देर तक तो हुचांग और बॉन्ड बागारोव और टुम्बकटू की इस नोकझोंक को देखते रहे। फिर उन्होंने बागारोव को समझा बुझाकर शांत किया। बागारोव ने अपनी बदतमीजी की माफ़ी मांगी। तब कहीं जाकर टुम्बकटू सीधा हुआ, करीब आकर बोला, इस लाइन का पहला हर्फ लेकर लाइन के सबसे आखिरी हर्फ से मिला दो। पहला हर्फ पाँ है और आखिरी चा। हुचांग ने कहा, अरे ये तो 5 बन गया।
अब शुरू से दूसरा हर्फ जो असल में टेढ़ हर्फ है, आखिरी दूसरे से मिला दो, टुम्बकटू ने आगे कहा। व्यंज बना, बॉन्ड बोला। अब शुरू से तीसरा हर्फ ले लो। वो ना है, बागारोव उछल पड़ा। अरे ये तो व्यंजन बन गया। ध्यान से देखो बुजुर्ग मियाँ, कहीं मंजन तो नहीं बना है, टुम्बकटू ने कहा। अब आई बात समझ में। शुरू से तीसरा हर्फ ना लेने के बाद आखिर से पी लो, फिर शुरू से चौथा छः, आखिर से चौथा हा, शुरू से पांचवा टा। अब सिर्फ ओ ही हर्फ रह गया है, जो पीछे से पांचवा बैठता है। ओ माने कि खेल खत्म। अब ये संस्कृत हिंदी में बदल गई। लाइन बनी, 5 व्यंजन पीछे हटाओ। मुझे मालूम है, बागारोब खुशी से उछलते हुए बोला। व्यंजन हिंदी के हरफों को कहते हैं, सब हरफों को नहीं चचा, बॉन्ड ने कहा। का से लेकर हा तक की वर्णमाला को व्यंजन को कहते हैं। अबे मेरा मतलब यही अमेरिकन मच्छर। इस वक्त बागारोब की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सारा किस्सा समझ में आ गया है। ये ऊपर की लाइन नीचे बने कोष्ठक की कुंजी है। इसमें जो हर्फ लिखें, हर हर्फ को 5 व्यंजन पीछे हटा दो। पहला हर्फ घा है, धा है, घा है, बॉर्ड ने कहा। इसे 5 व्यंजन पीछे हटाना हो तो क्या क्या आया? घा से पहले गा, खा और का आते हैं, ऊचांग ने कहा। लेकिन का से पहले कोई व्यंजन नहीं आता, अतः पांचवा कहाँ से हटाएं? का से पहले हाँ माना गया है, क्योंकि हा सबसे आखिरी व्यंजन है, यानी घा से पहले का पांचवा व्यंजन गा, खा, का, हा को हटाकर सा ले लो। घा से पहले पांचवा व्यंजन सा होता है, अतः घा की जगह सा आएगा। कोष्टक में घा की बजाय घा है, अतः घा को 5 व्यंजन हटाने पर सा बनता है, जेम्स बॉन्ड ने कहा। घा के बाद का है, बागारोफ ने कहा। का से पहले 4 व्यंजन जोड़कर पांचवा होता है, क्रमशः ह, स, श छोड़ दो और पांचवा व्यंजन यानी वा ले लो। इस तरह इन दोनों को मिलाकर बना साव। तीसरा और भा है, टुम्बकटू बोल पड़ा। इसके पीछे का पांचवा व्यंजन धा बैठा है, तीनों को मिलाकर बना सावधा। और चौथे हर्फ मी की जगह पांचवा व्यंजन नी बैठा, उचांग ने कहा। इस तरह चारों हर्फों को मिलाकर बना सावधानी। वो मारा पापड़ वाले को। टुम्बकटू खुशी से उछल पड़ा। साले हटा दो व्यंजन, वर्णमाला को कर दो मंजन। हर हर्फ को 5 व्यंजन पीछे हटाने पर वाक्य यूँ बनता चला गया। सावधानी से दाएं बढ़ो, 3 मोड़ बाद हाथी की लाश मिलेगी, छूना मत, खतरा है। यही लेकर हाथी के कान में डालकर घुमा दो। यही क्या होता है? हुचांग ने पूछा। हमारा ख्याल है कि यही से मतलब बर्छे से होगा, बागारोफ ने कहा। यानी जिस बर्छे पर ये नक्काशी है, उसी बर्छे को हाथी के कान में डालकर घुमाना। इस तरह से इबारत का मतलब साफ हो गया। इस तरह इन 4 महारथियों ने मिलकर इस इबारत को हल कर डाला। इबारत का हल उसी कागज़ के पीछे लिख दिया। अब वे ऊपर उस कोठरी की तरफ मुंह करके, जिसके दरवाजे से माइक ने ये कागज़ नीचे फेंका था, माइक को आवाज़ देने लगे। चारों ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, लेकिन ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। सन्नाटा ज्यों का त्यों बना रहा। यहाँ तक कि चारों आवाज़ देते देते थक गए। नतीजा ठन ठन गोपाल। पता नहीं कहाँ मर गया साला, बागारोब बुदबुदाया। यहाँ तो दिमाग का कीमा बना दिया और वह गायब है। बेचारे थक हार कर बाग की एक दीवार की जड़ में बैठ गए थे। बॉन्ड बोला, पता नहीं चाचा, उन 2 काले जल्लादों ने माइक को। देख बे अंग्रेज की पूछ, बीच में ही टोक कर गुर्राया बागारोफ। कोई अपशकुन की बात बोलेगा तो बड़से की जगह तुझे ही हाथी के कान में डालकर घुमा दूंगा। इस तरह इन चारों की नोकझोंक चलती रही। नोक-झोंक में वे वक्त तो गुजार रहे थे, किंतु सभी को बड़ी बेचैनी के साथ माइक का इंतज़ार था। अब सबके दिल में ये शंका घर करने लगी थी कि कहीं माइक को उन 2 जल्लादों ने मार न डाला हो। शाम को उस वक्त वे सब उछल पड़े जब उन्होंने कोठरी के दरवाजे पर माइक को देखा। माइक उसी हालत में था, लहूलुहान बूढ़ा, जिस पर तार तार हुए कपड़े। दरवाजे पर आते ही वह चीखा, चाचा निकला हल? हाँ चटनी के, चीख पड़ा बागारू, हल निकल गया है, लेकिन तेरे पास पहुँचाए कैसे? निकल गया है? ऊपर खड़ा माइक खुशी से उछल पड़ा। लो चाचा, हल इसमें बांध दो। कहने के साथ ही माइक ने एक बहुत ही कमज़ोर सा धागा ऊपर से नीचे की ओर लटकाना शुरू किया। ये धागा मेरी कमीज़ के तारों का है। बहुत से तार निकालने के बाद मैंने गांठ लगा लगा कर इतना लंबा कर लिया है कि ये नीचे तक पहुंच जाएगा। धागा बहुत कमज़ोर है चाचा, सिर्फ हल वाला कागज़ ही बांधना। कहने के साथ साथ वह धागा नीचे लटकाता जा रहा था। बॉन्ड, हुचांग, बागारोफ और टुम्बकटू बड़ी बेताबी के साथ ऊपर से माइक द्वारा लटकाए जाने वाले धागे का नीचे तक पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। बागारोफ की ज़ुबान एक समय के लिए भी चुप न हुई थी। वह लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहा था। कभी माइक को गाली देता तो कभी धागा जल्दी जल्दी लटकाने को कहता।
वह धागा माइक ने अपनी कमीज के तारों से बांधकर तैयार किया था। उन्होंने हल वाला कागज उस कमजोर धागे में बांध दिया। अबे खींच ऊँटनी की औलाद, जल्दी खींच ले, बागारोव चीखा। आवाज़ सुनते ही माइक ने तेजी से धागा खींचना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद कागज ऊपर कोठरी के दरवाजे पर खड़े माइक के हाथों में था। कागज अपनी मुट्ठी में भींचकर माइक चीखा, तुम यहीं पर रहना, इसी बाग में। अगर तुम्हारा निकाला हुआ हल सही है तो मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास इसी बाग में पहुंच जाऊंगा। गलत हुआ तो फिर कभी नहीं मिल सकूंगा दोस्तों। अबे गलत कैसे होगा भड़वे की तुम। हमने अपने सारे दिमाग का मलीदा निकाल कर इस कागज़ में रख दिया है। बागारूफ चीख रहा था। जल्दी से इस कागज़ में लिखी कार्रवाई कर और यहाँ आ जा। लेकिन बागारोव के ये अल्फाज सुनने के लिए माइक दरवाजे पर खड़ा नहीं रहा। वह दरवाजे से निकलकर कोठरी के अंदर उनकी नज़रों से गायब हो गया था। बागारोव बॉन्ड से कह रहा था, देखा अंग्रेजी पूत, साला कहता है कि हल नहीं हुआ तो अपने दिमाग को शांत करो चचा। जेम्स बॉन्ड हल्के से मुस्कुराता हुआ बोला, हल तो अब माइक पर पहुंच ही चुका है, बस ये दुआ करो कि माइक की जान बच जाए। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वह बूढ़ा कैसे हो गया। अब कभी वह ठीक हो सकेगा या नहीं। इस किस्म की बातें करते हुए वे बाग में एक कोने की तरफ बढ़ गए। एक कोने में बैठकर चारों आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों में वक्त गुजरता जा रहा था, मगर जैसी कि उन्हें उम्मीद थी और वे इंतज़ार कर रहे थे, माइक उन्हें अभी तक बाग में कहीं नज़र नहीं आया था। रह रहकर उनकी नज़र बाग के कोने कोने में घूम जाती थी। अचानक वे चारों उछल पड़े। बाग के उस रास्ते पर जिससे कि वे बाग में आए थे, उन्हें एक आदमी नज़र आया। जैसे ही उस आदमी की नज़र इन चारों पर पड़ी, वह बाग में से वापस उधर ही भागा जिधर से आया था। उसकी तरफ झपटे तो सभी, लेकिन सबसे ज़्यादा फुर्ती के साथ झपटा टुम्बकटू। तीनों महान जासूस देखते ही रह गए और टुम्बकटू का हल्का फुल्का जिस्म हवा में तैरता सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ा। मगर फिर भी वह आदमी टुम्बकटू के अपने करीब पहुंचने से पहले ही दरवाजे के अंदर गायब हो चुका था। उनके देखते ही देखते टुम्बकटू भी उसके पीछे गायब हो गया। मुश्किल से 5 मिनट बाद उन तीनों को फिर टुम्बकटू नजर आया। अपने कंधे पर उस आदमी के बेहोश जिस्म को लादे वह दरवाजे से होकर उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। बात की बात में टुम्बकटू लंबे लंबे कदमों के साथ उनके करीब पहुंचकर बोला, देखा बुजुर्ग मियाँ, ये महाशय हमारे ही सामने से भागने की कोशिश कर रहे। हमने पकड़ा तो लड़ने मारने को तैयार थे। नतीजा ये हुआ कि एक हाथ में लंबे हो गए और अब मैं इन्हें यहाँ लिटा देता हूँ। कहते हुए टुम्बकटू ने उसे बाग की घास पर ही लिटा दिया। क्या तुमने इसे मार ही डाला? उचांग ने पूछा। नहीं प्यारे चीनी शक्कर, टुम्बकटू ने कहा। भला ऐसी गुस्ताखी आपकी शान में कैसे कर सकते हैं कि जिस पर आपकी नज़र हो उसे मार ही डालें? इन महाशय को हमने सिर्फ बेहोश किया है। कुछ मालूम हुआ कि कौन है ये? बॉन्ड ने पूछा। अबे मियाँ अंग्रेजी मच्छर, टुम्बकटू गन्ने की तरह लहरा कर बोला। कभी तो साली अकल को गले से लगाकर बात किया करो। सारी रामायण सुना दी और तुम पूछते हो कि सीता का बाप कौन था। अबे इसे होश में लाकर पूछो कि क्या भला है ये। उस व्यक्ति के जिस्म पर एक मैली सी धोती कुर्ता, सिर पर मुंडासा और बगल में अय्यारी का बटुआ था, पैरों में जूतियाँ। उसका ये हुलिया और वेशभूषा बताती थी कि वह कोई अय्यार है। चेहरा ऐसा खतरनाक था कि साधारण इंसान तो उसे देखकर ही आधा हो जाए। उसे उठाकर वे चारों बाग के बीचों बीच बहती साफ पानी की नहर तक आ गए। नहर के किनारे उसे लिटा दिया गया। उसके चेहरे पर पानी डालने को बागारोफ ने बहती नहर से चुल्लू में पानी लिया और अभी वह नहर के किनारे से मुड़कर आना ही चाहता था कि उसके मुंह से निकल पड़ा, माइक, चचा। माहौल में माइक की आवाज़ गूंजी, मैं आ गया हूँ। ऊचांग, बॉन्ड और टुम्बकटू ने भी बड़ी तेजी से पलटकर आवाज़ की दिशा में देखा। आवाज़ नहर के बीचों बीच से आई थी। उन्होंने देखा, नहर के ठीक बीच में माइक की गर्दन पानी से बाहर नजर आ रही थी। वही झुर्रियोंदार चेहरा। अबे आ गया अखरोट, जोश में कहने के बाद चुल्लू का पानी वहीं छोड़कर नहर में कूदी जो पड़ा बागारूफ। बॉन्ड, हुचांग और टुम्बकटू किनारे पर खड़े उन दोनों को देख रहे थे। बागारूफ कुछ न कुछ बोलता हुआ माइक की तरफ तैर रहा था। माइक तैर रहा था बागारूफ की तरफ। दोनों नहर के पानी में मिले, एक दूसरे की बाहों में समा गए। ये क्या हो गया मुर्गी के, तुम मुझसे भी ज़्यादा बूढ़ा कैसे हो गया? बागारूफ ने कहा। यह शुक्र करो चचा कि तुम्हारी कोशिश से बच गया मैं, माइक बोला। तुम इस इबारत का हल लिख कर ना भेजते तो जिंदा भी नहीं बचता मैं। मुझे तो इसी बात की खुशी है चचा कि मैं जिंदा बच गया, तुमसे आकर मिल तो गया। अबे अब वही गुटरगू करते रहोगे या बाहर भी निकलोगे? टुम्बकटू चीखा। इस तरह माइक और बागारोफ नहर से बाहर आए। बॉन्ड, हुचांग और टुम्बकटू ने उसे गले लगा लिया। ऐसा शमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। बॉन्ड, माइक और बागारोफ की आंखों में आंसू छलछला गए। टुम्बकटू की आंखें भी नम थीं। इस सब प्यार मोहब्बत के बाद माइक की नज़र पड़ी उस बेहोश आदमी पर। बरबस ही उसके मुंह से निकला, अरे शैतान सिंह यहाँ। चौंके चारों। बॉन्ड बोला, क्या तुम इसे जानते हो? माइक संभला, कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ इसे।
इसका नाम शैतान सिंह है। तुम कैसे जानते हो इसे? जब मैं तिलिस में भटक रहा था तो ये भी मिला था मुझे, माइक ने कहा। इसने मुझे बताया था कि इसका नाम शैतान सिंह है और इसके किसी दुश्मन ने इसे तिलिस में फंसा दिया है। ओह, टुम्बकटू के मुंह से निकला। खतरनाक नाम है शैतान सिंह। कुछ देर तक उनके बीच शैतान सिंह के बारे में ही बातें होती रही, मगर माइक उसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सका कि शैतान सिंह इस टापू की एक रियासत चंपानगर की महारानी बेगम बेनज़ूर का यार है। इससे इतनी देर तक मेरी बातें ना हो सकी थी कि इससे ज़्यादा कुछ मालूम कर पाता। खैर छोड़ो इसे, बॉन्ड ने कहा। इस वक्त इतना ही काफ़ी है कि यह हमारा कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारी ही तरह मुसीबत का मारा है, जो इस तिलिस्म में फंस गया था। अगर मैं खुद यहाँ ना फंसता तो कभी तिलिस्म जैसी बेहुदा चीज़ पर यकीन नहीं करता। लेकिन माइक, तुम नहर के पानी से कैसे निकले? सवाल हुचांग ने किया। क्या इस नहर के अंदर से कोई रास्ता ऊपर बनी कोठरियों की तरफ जाता है, जहाँ तुम कुछ देर पहले थे? हाँ, उसी रास्ते से तो मैं यहाँ आया हूँ, माइक ने जवाब दिया। लेकिन वह रास्ता आसानी से नहीं खुला। जो इबारत तुमने मुझे लिख भेजी थी उसी की मदद से वह रास्ता खोलने और यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो सका हूँ। खैर, मैं महसूस कर सकता हूँ कि जिन मुसीबतों से निकल कर मैं यहाँ हूँ, तुम उन्हें जानना चाहते हो। मेरे बताने से ज़्यादा मज़ा तुम्हें खुद ब खुद सब देखने में आएगा। वहाँ से यहाँ तक रास्ता खुल जाने पर अब कुछ भी उतना खतरनाक नहीं रह गया। जिस मुसीबत से मैं निकल कर आया हूँ, अब तो वह सब देखने में बड़ा ही आनंद आएगा। जब तुम लोग उस सब को देखोगे तो बड़ा ही अनूठा लगेगा। क्या तुम सब मेरे साथ इस नहर के रास्ते से होकर उस जगह चलना चाहते हो? उस जगह को देखने में तुम्हारी दिलचस्पी है? अबे हमें तो इस बात का आश्चर्य अमेरिकन की तो एकदम बूढ़ा कैसे हो गया। मैंने जो कागज़ में लिखा था वो एकदम सही था चाचा, माइक ने कहा। मैं उस हाथी की लाश के ऊपर से हम साले उस हाथी की लाश को देखना चाहते हैं, बागारूफ ने कहा। देखे तो सही वो कैसी लाश है कि तुम जिसके ऊपर से गुजरते ही बूढ़े हो गए। हम भी उस पर से गुजरेंगे, मुमकिन है कि जवान हो जाएं। ऐसे हालातों में भी बागारोव की इस बात पर सभी मुस्कुरा उठे। कुछ देर की बातों के बाद यह तय हुआ कि सब इस नगर के अंदर वाले रास्ते नहर के अंदर वाले रास्ते से वहाँ चलें। टुम्बकटू ने कहा भी था कि वहाँ पहुँचने से पहले यहीं बाग में बैठकर माइक सबको वहाँ की कैफियत के बारे में अच्छी तरह समझा दे। किंतु माइक ने कहा, डर क्यों रहे हो टुम्बकटू? सुना है कि तुम तो एक ऐसे इंसान हो जो किन्हीं भी हालात में नहीं घबराते। बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुमकिन है कि तुम मेरी बातों पर यकीन ही ना करो। कुछ ऐसी ही अजीब, नामुमकिन और अनूठी बातें हैं वे। इससे अच्छा है कि तुम्हें साथ ही ले जाकर वह सब कुछ दिखाऊं। अब घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी इबारत के हल ने सारे खतरों के डर को टाल दिया है। अब तो वहाँ कई ऐसी जगह भी हैं जिन्हें तुम करीब करीब मेरे कब्ज़े में ही समझो। उनमें से किसी जगह पर बैठकर हम मुनासिब तौर पर बातचीत भी कर सकते हैं। सभी उसके साथ चलकर वह सब कुछ देखना चाहते थे जिसमें माइक फंसा था। सब चलने के लिए तैयार हुए तो माइक ने कहा, इसको यानी शैतान सिंह को भी साथ ले चलो। बेकार ही इसका वजन लादने से क्या फ़ायदा, हुचांग बोला। दोस्त, बड़े प्यार से माइक ने कहा, यह भी हमारी तरह ही मुसीबत का मारा इस तिलिस्म में फंस गया है। ये इसी टापू का रहने वाला है, मुमकिन है कि तिलिस्म के बारे में कुछ जानकारी रखता हो। ज़रा सोचो, इस तिलिस्म में भटकते हमें कितने दिन हो गए मगर बाहर नहीं निकल सके। मेरे ख्याल से फ़िलहाल बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। सोचो, इस तरह हम कब तक इस तिलिस्म में भटकते रहेंगे? क्या इसी में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? क्या इसी में भटकते हुए हम मारे जाएंगे? इसी खतरे से बचने के लिए हमें इस तिलिस्म से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसमें यह हमारी क्या मदद कर सकता है? बॉन्ड ने पूछा। मुमकिन है ये इस तिलिस्म के बारे में कोई ऐसा भेद जानता हो जिससे हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिले। अगर ये कुछ जानता होता तो कभी का खुद ही बाहर चला गया होता, ऊचांग ने कहा। यह भी तो मुमकिन है कि ये खुद उस जानकारी से फ़ायदा ना उठा सकता हो, माइक ने कहा। क्यों चचा, तुम भी तो कुछ बोलो। क्या कभी कभी ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी जिसे किसी बात की जानकारी है वह अपनी जानकारी से फ़ायदा नहीं उठा सकता, लेकिन अगर वह वही जानकारी किसी और को दे तो वह फ़ायदा उठा जाता है? मोटे तौर पर इसे इस तरह समझो कि एक बेहद कमज़ोर आदमी है और एक बेहद ताकतवर। वे दोनों किसी जगह कैद हो गए हैं। कमज़ोर आदमी को मालूम है कि अगर ताकत के साथ किसी खूंटी को दबाया जाए तो वे कैद से बाहर जा सकते हैं, और ताकतवर को इस तरकीब की जानकारी नहीं है। कमज़ोर आदमी जानते हुए भी उस खूंटी को मुनासिब ताकत से नहीं दबा पाता, इसलिए वहीं कैद रह जाता है। ताकतवर इसलिए कैद रह जाता है क्योंकि वह टेक्निक नहीं जानता। अगर कमज़ोर आदमी ताकतवर को बता दे तो दोनों ही बाहर निकल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह ज़रूरी नहीं कि एक जानकारी का फ़ायदा सब उठा सकें। मुमकिन है कि शैतान सिंह के पास कोई ऐसी जानकारी हो जिससे वह फ़ायदा नहीं उठा सका और हम उठा लें। क्यों चचा, क्या गलत कहा मैंने? तुम भी तो कुछ बोलो। क्या यह मुमकिन नहीं कि... अबे क्यों इतनी देर से गुटरगूं करे जा रहे हो ऊँटनी के बच्चों? बागारोव इस तरह बोला मानो उनकी बोरियत भरी बातें सुनकर उखड़ गया। अबे सीधी सी बात है, इसे ले चलने में ही हमें क्या परेशानी है? उठाओ और चलो। बागारोव के इस फैसले के बाद किसी में ताकत नहीं थी कि शैतान सिंह को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते। शैतान सिंह को कंधे पर लादा माइक ने।
पीछे से माइक की कमीज़ पकड़ी बागारोफ ने, बागारोफ की बॉन्ड ने, और बॉन्ड की उचांग ने, और टुम्बकटू सबसे पीछे। इस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए वे नहर में कूद पड़े। सबसे आगे कंधे पर शैतान सिंह को लिए माइक तैर रहा था, उसके पीछे वे चारों। माइक उन्हें लिए पानी की गहराई में उतरता जा रहा था। जल्दी उन्होंने महसूस किया कि माइक उन्हें पानी से भरी किसी गुफा में तैरा रहा है। तैरते हुए वे करीब 15 मिनट बाद एक लोहे की सीढ़ी पर पहुंच गए। सीढ़ियां तय करके वे ऊपर एक गुफा में पहुंच गए। वह लंबी गुफा उनके दाएं बाएं दोनों तरफ चली गई थी। पानी से बाहर इस गुफा में आगे ही वे कुछ सुस्ताए और फिर माइक के साथ दाईं तरफ की गुफा में आगे बढ़ गए। शैतान सिंह अभी तक बेहोश माइक के कंधे पर पड़ा था। सभी बुरी तरह भीगे हुए थे। जल्दी वह गुफा एक कमरे में ख़त्म हो गई। उस कमरे में और कुछ नहीं, सिर्फ लोहे की सीढ़ियाँ थीं, जो गोलाकार तरीके से घूमती हुई उस कमरे की छत के भी पार चली गई थीं। सबसे पहले माइक उन घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। उसके पीछे वे चारों भी चढ़ते चले जा रहे थे। एक मंजिल से दूसरी मंजिल वे उन घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ते ही चले गए। सीढ़ियाँ थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब जब वे करीब 400 सीढ़ी चढ़ चुके, हाफता हुआ उचांग बोला, यार माइक, ऐसे ही ये सीढ़ियाँ कहाँ जाकर ख़त्म होंगी? उन्हीं कोठरियों के करीब जहाँ तुमने मुझे देखा था। अपनी अनियंत्रित सांस पर काबू करता हुआ माइक बोला, हिम्मत से काम लो, हम करीब आधी सीढ़ियाँ चढ़ाए हैं। बस अब कुछ ही देर में हम मंजिल पर होंगे। यह सुनकर तो सभी के होश उड़ गए कि अभी तक उन्होंने आधी सीढ़ियाँ तय की हैं। मगर कोई कर भी क्या सकता था, वे चढ़ते रहे। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सभी की टांगों का घुटने से ऊपरी भाग दुखने लगा। पहाड़ को काट कर बनाई गई सीढ़ियों की तादाद करीब 1000 थी। पहाड़ के गर्भ में से घूमती हुई ये 1000 सीढ़ियाँ उन्हें ऊपर खुली हवा में ले गईं। जिस वक्त ये सीढ़ियाँ खत्म करके ऊपर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वे एक हवादार कोठरी में, कोठरी के फर्श से ही ये नीचे जाती थीं। कोठरी में पहुंचकर माइक ने कहा, यह उन्हीं कोठरियों में से एक है जहाँ से बाग चमकता है। सब कोठरी के उस तरफ के दरवाजे के करीब पहुँचे। माइक ने सच कहा था। नीचे, बहुत नीचे वही बाग चमक रहा था जहाँ से वे आए थे। इस कोठरी के दरवाजे पर खड़े होकर उस बाग का एक एक कोना देखा जा सकता था। बॉन्ड के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, बनाने वाले ने क्या चीज़ बना डाली। इतना सब कुछ बनाने में कितने दिन लगे होंगे और कितना खर्च आया होगा, उचांग बोल पड़ा। कुछ देर तक वे इसी बारे में बातें करते रहे और फिर माइक बोला, आओ चले यहाँ से, तो मैं वह अनूठी जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं फंस गया था। इन अल्फाजों के साथ माइक उन्हें कोठरी के दूसरे दरवाजे से बाहर ले आया। कोठरी के बाहर दाएं बाएं लंबी बारादरी चली गई थी। बारादरी से आगे चारों तरफ दूर दूर तक फैला एक खुशनुमा बाग था, मगर बाइक उन्हें बाग में न ले जाकर बारादरी में ही एक तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वे एक कोठरी में पहुंचे। कोठरी बिल्कुल खाली थी और उसमें सिर्फ वही एक रास्ता था जिसके ज़रिए वे यहाँ आए थे। अचानक माइक कोठरी की दीवार में लगी एक खूंटी पर लटक गया। अजीब सी गड़गड़ाहट के साथ कोठरी की एक दीवार में रास्ता बन गया। माइक सहित सभी उस दरवाजे के रास्ते से एक लंबी गुफा में आ गए। गुफा की छत के करीब दोनों तरफ की दीवारों में रोशनदान बने हुए थे, जिसमें से सूरज की भरपूर रोशनी गुफा में पड़ रही थी। वे उसी गुफा में आगे बढ़ने लगे। 7 मोड़ घूमने और 1 घंटा चलने के बाद भी जब माइक का चलना खत्म ना हुआ तो ऊचांग बोल पड़ा, यार माइक, तुम हमें कहाँ लिए जा रहे हो? बस अब थोड़ी देर बाद तुम हाथी की उस लाश के करीब पहुंच जाओगे जिस पर से गुजर कर मैं बूढ़ा हो गया, माइक ने कहा। और फिर बागारोग से बोला, चाचा, शैतान सिंह को थोड़ी देर के लिए आप संभाल लो। पहले तो साला इस लाश को लेकर चला था, अब चला नहीं जा रहा। कहते हुए बागारोफ ने अपने कंधे उचकाकर इनकार कर दिया। इस लंबी और घुमावदार गुफा में से गुजरता हुआ माइक उन्हें लंबे चौड़े हॉल में ले आया। उन सबके हॉल में दाखिल होते ही हॉल और गुफा के बीच का दरवाज़ा एक झटके के साथ बंद हो गया। ऊचांग, बागारोफ, बॉन्ड और टुम्बकटू ने पलट कर उधर देखा। अभी वे कुछ संभल भी नहीं पाए थे कि हॉल में एक भयंकर हंसी की आवाज़ गूंज उठी, जैसे कोई मुर्दा अचानक अपनी कब्र से बाहर आकर खिलखिलाने लगा। विद्युत गति से चारों पलटे। देखा, बूढ़ा माइक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। महान जासूसों और एक अजीबोगरीब मुजरिम के पैरों तले से जैसे धरती खिसक गई। वे सभी पहचानते थे हंसने की ये आवाज़ माइक की बिल्कुल नहीं थी, मगर उनके सामने खड़ा बूढ़ा माइक ही तो हंस रहा था। अपनी भयानक खिलखिलाहट के साथ माइक ने शैतान सिंह के बेहोश जिस्म को हॉल की पथरीली ज़मीन पर फेंक दिया। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था वो, ऐसे जैसे पागल हो गया माइक। हथपरब से उसके चारों साथी उसे हंसता देख रहे थे। माइक, एकाएक बौखलाकर बॉन्ड चीख पड़ा, क्यों हंस रहे हो, पागल हो गए हो क्या? और माइक जैसे एकदम चुप हो गया। हॉल में सन्नाटा। फिर माइक के मुंह से निकली आवाज़, बहुत तड़प रहे हो, तड़प रहे हैं बेचारे, इन्हें इनके दोस्त से मिलाओ। उसकी इस आवाज़ के साथ ही हॉल की एक दीवार हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ हट गई। चारों ने घूमकर देखा। हॉल की दीवार में बने दरवाजे के पार एक कोठरी और कोठरी की छत से उल्टा लटका उनका दोस्त माइक। हा 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 हा।
उस बूढ़े माइक का कहका फिर गूंज उठा, जो उन्हें यहाँ तक ले आया था। फिर उसके मुंह से आवाज़ निकली, धरती के महान जासूसों और मुजरिमों की दुनिया के नमूनों, तुम भी देख रहे हो ना कि तुम्हारा चहेता माइक बूढ़ा नहीं हुआ है, वो वैसा ही है जैसा तुमने छोड़ा था, सिर्फ उल्टा लटक रहा है बेचारा। उन चारों की हालत देखने लायक थी। ना 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 मिस्टर टुम्बकटू, जंप लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना, माइक के मुंह से निकला, वरना धोखा खाओगे। मेरे जिस्म में इस वक्त करंट दौड़ रहा है। लगता है तुमने अपनी दुनिया के सरताज को अभी पहचाना नहीं है। कहने के साथ ही माइक ने अपने चेहरे से एक झिल्ली उतार ली। माइक के चेहरे का वह मेकअप जिससे वह बूढ़ा नजर आ रहा था हाथ में झूल गया। आप सबके सामने उस झिल्ली के पीछे छुपा असली चेहरा था। सिंघाई, चारों के होंठों से एक साथ निकल पड़ा। हाँ, उन चारों के सामने सिंघई तो खड़ा मुस्कुरा रहा था। तीसरा बयान। देवकांता संतति के इस आखिरी भाग के तीसरे बयान में हम आपको एक बार फिर दलीप नगर के महल में लिए चलते हैं। महल में जगह जगह बहुत ही कड़ा पहरा लगा दिया गया है। ये सब कुछ दलीप सिंह के हुक्म से हुआ है। न सिर्फ महल का एक एक सिपाही, अय्यार, खिदमतगार और राजसी खानदान का ही आदमी, बल्कि दलीप नगर की रियाया भी अच्छी तरह जानती है कि इस रियासत का असली मालिक यानी शेर सिंह अपने हत्यारे सुरेंद्र सिंह के पीछे पड़ा हुआ है। दलीप सिंह की तरफ से लगाया गया एड़ी चोटी का पहरा होने के बावजूद भी शेर सिंह 2 बार महल में आया और सुरेंद्र सिंह के जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा काट कर ले गया। इसी सबब से दलीप नगर में फिर आतंक छाया हुआ है। दलीप नगर में पिछले 2 दिन से लगातार शेर सिंह आया और अपना वचन निभाकर चला गया। आज तीसरा दिन है और सभी को ये उम्मीद है कि शेर सिंह फिर आएगा और सुरेंद्र सिंह के जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा काट डालेगा। इस डर से दूसरों की तो क्या कहें, खुद दलीप सिंह का बुरा हाल है। सारे महल में पहरा है सो है ही, लेकिन पहरे की कैफियत देखनी है तो उस कमरे को देखो जिसके अंदर नकटे और हाथ कटे सुरेंद्र सिंह पलंगड़ी पर पड़े हुए हैं। उनकी पलंगड़ी के चारों तरफ करीब 12 सिपाही हाथों में नंगी तलवार लिए खड़े हैं। पलंगड़ी के नीचे भी 2 सैनिक लेटे हैं। कमरे की हर खिड़की और दरवाज़ा बंद है, मगर बंद के करीब भी 2 2 सिपाही मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। कमरे के बाहर चारों तरफ छत पर और गैलरी में सिपाही मक्खियों के दलों की तरह छाए पड़े हैं। ऐसा इंतज़ाम है कि एक चींटी भी बिना इजाज़त सुरेंद्र सिंह के कमरे में नहीं जा सकती। महल के हर तहखाने में यकीनी सिपाहियों और अय्यारों को पहरे पर मुकर्रर किया गया है। दलीप नगर के हर गली, चौराहे, मोड़ और बाज़ारों में अय्यारों का सख्त पहरा है। उन्हें इजाज़त है कि जहाँ भी कहीं किसी को किसी आदमी पर शक हो उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लें। इतना सब कुछ इंतज़ाम करने के बावजूद दलीप सिंह के दिल में चैन नहीं है। उन्हें रह रहकर इस बात का डर है कि कहीं इस बार भी शेर सिंह अपने मकसद में कामयाब होकर ना निकल जाए। ऐसे मौक़ों पर अगर उसके पास दारोगा होता तो उसकी बड़ी हिम्मत रहती है। दारोगा आ जाने के लिए कह भी गया था मगर अभी तक नहीं आया था। राजा दलीप सिंह अपने कमरे में हाथ पीठ पर बांधे बहुत ही बेचैनी के साथ इधर उधर टहल रहे हैं। इसी से जाहिर होता है कि उनके दिमाग में कई तरह की फ़िक्र और चिंताएं हैं। अचानक वे चहलकदमी करते हुए उस वक्त रुक गए जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? दरवाजे के करीब पहुंचकर उन्होंने तेज़ आवाज़ में पूछा। मैं हूँ महाराज, गिरधारी सिंह। बाहर से आने वाली आवाज़ वाकई गिरधारी सिंह की थी। दारोगा साहब और उनके अय्यार विक्रम सिंह आए हैं, दरवाज़ा खोलिए। दलीप सिंह ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने मेघराज, विक्रम सिंह और गिरधारी सिंह खड़े थे। उन्हें देखते ही दलीप सिंह ने कहा, मेघराज तुम? आज तो तुमने आने के लिए मना किया था। तुमने कहा था कि उमादत्त ने तुम्हें कुछ काम सौंपा है। क्या आपको अभी तक खबर नहीं लगी? मेघराज ने कहा, राजा उमादत्त तो मारे गए हैं। ओह आओ। इतना सुनते ही दलीप सिंह ने उनको कमरे में आने के लिए रास्ता दिया। मेघराज के साथ कमरे में दाखिल होते हुए विक्रम सिंह और गिरधारी सिंह के चेहरे पर गहरे तरद्दुद की छाप थी। जब गिरधारी सिंह पर रहा ही नहीं गया तो बोला, ये क्या आपने सत्य कहा दारोगा साहब? क्या वाकई उमादत्त? नहीं, मुस्कुराते हुए मेघराज बोला, ऐसी बात नहीं। यह हमारे और महाराज के बीच पहचान के अल्फाज थे। ओह, विक्रम सिंह के मुंह से निकला। कदाचित उसके तरद्दुद का सबब भी दारोगा के वही अल्फाज थे। इतनी एहतियात बरतने पर हमें शेर सिंह ने मजबूर कर दिया है गिरधारी। महाराज दलीप सिंह ने कमरे के अंदर लेने के बाद ही खुद ही दरवाज़ा बंद करते हुए बोले, कल शेर सिंह दारोगा साहब का भेष बनाकर ही अपना काम निकाल ले गया। कहीं वह फिर इसी किस्म का धोखा न दे जाए, इसी सबब से हमने अपने और दारोगा के बीच मुलाकात में पहचान के ये अल्फाज तय कर लिए थे। मैं तो एकदम छकरा ही गया था कि अचानक किस तरह वो मदद मर गए। गिरधारी सिंह ने कहा। हाँ, दलीप सिंह ने पूछा, वैसे तो वैसे तो अभी तक सब ठीक ठाक है ना? जी हाँ, गिरधारी सिंह ने जवाब दिया, सब ठीक है। आप यकीन रखें कि आज कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक ही रहेगा। पहरा इतना सख्त है कि हमारी इजाज़त के बिना महाराज सुरेंद्र सिंह के कमरे में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम अभी ठीक से अल्फांसे को पहचानते नहीं हो, मेघराज ने कहा। पहरे की कैफियत देखकर बेफिक्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ रास्ते नहीं होते अल्फांसे वहाँ भी अपना रास्ता बना लेता है। तुम खुद पहरे पर रहो।
श्यामा सिंह, बलदेव सिंह और बागी सिंह तो अपनी अपनी जगह मुस्तैद है ना? दलीप सिंह ने पूछा। जी हाँ, सभी मुस्तैद हैं। तुम भी जाकर अपनी जगह मुस्तैद रहो, मेघराज ने कहा। और हाँ विक्रम सिंह, तुम भी गिरधारी के साथ चले जाओ। जहाँ गिरधारी बताए वहाँ तुम भी पहरा दो। तुम दोनों सुरेंद्र सिंह के कमरे के आसपास ही कहीं रहना। इसके अलावा दलीप सिंह और मेघराज ने उन्हें दो एक हुक्म और देकर वहाँ से विदा किया। अब कमरे में सिर्फ दलीप सिंह और मेघराज रह गए। दरवाज़ा बंद करने के बाद मेघराज ने कहा, वैसे ही इंतज़ाम किया है ना महाराज, जैसा कि मैं बता गया था। पाठक ध्यान दें, 8वें भाग के पहले बयान में मेघराज ने दलीप सिंह के कान में सुरेंद्र सिंह को महफूज रखने की तरकीब बताई थी। वह तरकीब उस वक्त नहीं खोली गई थी, लेकिन इस वक्त वे दोनों इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं। पाठक ज़रा गौर से पढ़ें। हाँ वही किया है, दलीप सिंह ने बताया। तुम्हारे या मेरे अलावा और किसी को ये भेद मालूम तो नहीं है? मेघराज ने पूछा। नहीं, मैंने अपने किसी सगे से सगे को भी नहीं बताया, दलीप सिंह ने कहा। सबको यही मालूम है कि दादाजी उस कमरे में। ठीक है, मैंने भी नहीं बताया, मेघराज ने कहा। सबको इसी धोखे में रखो कि सुरेंद्र सिंह उसी कमरे में है। इस बार अगर अल्फान से आया भी तो यही समझेगा कि सुरेंद्र सिंह वहाँ है और बड़ा ही बुरा धोखा खाएगा। मुमकिन है। असली सुरेंद्र सिंह को कहाँ रखा है? मेघराज ने पूछा। वहीं जहाँ के लिए तुमने राय दी थी, दलीप सिंह ने कहा। वहाँ के लिए एकमात्र रास्ता इसी कमरे से जाता है। ठीक है, मेघराज ने कहा। अब कोई डर नहीं। कहने के साथ ही मेघराज कमरे में बिछी एक चौकी पर बैठ गया। दलीप सिंह उसके सामने वाली चौकी पर बैठता हुआ बोला, तुम्हारे आने से दिल को कुछ तसल्ली मिली है। ऐसे खतरनाक वक्त पर हमारे साथ तुम नहीं होते तो दिल आधा रहता हमारा। खैर, हाँ, तुमने पिशाचनाथ से कलमदान हासिल करने की एक तरकीब हमें बताई थी, उसका क्या हुआ? इसी वजह से तो आप इस वक्त मेरे चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं देख रहे हैं महाराज, मेघराज ने कहा। मेरी चाल बिल्कुल कामयाब हो गई थी। बंसीलाल बनकर मैं पिशाचनाथ के अड्डे पर पहुंच गया। वहाँ ना सिर्फ राम रतन और चंद्रप्रभाई, बल्कि खुद पिशाचनाथ भी मेरे धोखे में आ गया। मैंने कलमदान का पता भी पूछ लिया, लेकिन वह फिर हाथ से जाता रहा। यहाँ मेघराज ने वह सारा हाल खुलासा तौर पर दलीप सिंह को बता दिया, जिसे हमारे पाठक 13वें भाग के 8वें बयान में पढ़ाए हैं। यानी तुम्हारे हाथ से निकलकर कलमदान फिर राम रतन और चंद्रप्रभा के पास पहुंच गया? दलीप सिंह ने पूछा। पाठक ध्यान रखें, मेघराज ये नहीं जानता है कि प्रभा और राम रतन से भी एक शेर बनकर कलमदान विजय ने छीन लिया था। हाँ, मेघराज ठंडी सांस भरकर बोला। कलमदान के बारे में एक बार फिर मात खा गया। न जाने उस रात कैसे राम रतन और चंद्रप्रभा को मालूम हो गया कि मैं बंसीलाल नहीं बल्कि मेघराज हूँ। इसी वजह से मैं धोखा खा गया। तो फिर वे कलमदान अब ज़रूर उमादत के महल में हाजिर कर देंगे। उस वक्त के हालातों से उसी वक्त निपटेंगे, दारोगा ने कहा। मगर न जाने क्या हो रहा है कि आजकल किसी मामले में हमारा कोई उद्योग कामयाब नहीं हो रहा है। चारों तरफ से हमें हार ही हार मिल रही है। मगर फिर भी इस बात से मेरे दिल को कुछ राहत है कि कलमदान पिशाचनाथ के हाथ नहीं लगा। वैसे कलमदान अगर पिशाचनाथ के हाथ लग जाता तो मुझे उनका एक ऐसा भेद मालूम है जिसके खुलने के डर से वो मेरे कब्जे में हो जाता। कौन सा भेद? हालांकि तुम्हें भी वो भेद गिरधारी, श्यामा, बलदेव और बागी सिंह के जरिए मालूम हो चुका है, मगर तुमने उस पर सोचा नहीं है, मेघराज ने कहा। मैं जानता हूँ कि जब से तुम्हें यह भेद मालूम हुआ है कि पिशाचनाथ के यहाँ से रक्त कथा गायब हुई नहीं थी, बल्कि उसने गौरव सिंह के चारों अय्यारों का नाटक रचकर तुम्हारे दिमाग में ये बैठा दिया था कि रक्त कथा उसके हाथ से निकल गई है, और पिशाच ने ही श्यामा सिंह की पत्नी तारा से साठगांठ करके अपनी ताकत कम करने के लिए आपकी ताकत कम करने के लिए इन चारों को दुश्मन बनाया था। तब से आपके लिए पिशाच सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है। उधर कलमदान से ताल्लुक़ रखने वाली वारदात से पिशाच मेरा भी दुश्मन हो गया है। आपको रक्त कथा के बारे में चकमा देने, उन चारों को आपका दुश्मन बनाने, तारा की हत्या करने आदि के भेद मुझे बहुत पहले से मालूम है। मैंने ये सोचकर कि आपके जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके जानने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भी कभी नहीं बताए। तुम्हें ये भेद कहाँ से पता लगे? तब आप धन्नो के यहाँ से, मेघराज ने बताया। ये भेद उन्हीं दिनों मुझे मालूम हो गया था। मैं उस वक्त धन्नो से बैठा बातें कर रहा था कि पिशाचनाथ वहाँ पहुँचा। वो मुझे नहीं देख सका और धन्नो ने मुझे अंदर वाले कमरे में छुपा दिया। उस वक्त पिशाच तारा की हत्या करके ही वहाँ आया था। उसने अपनी ज़ुबानी धन्नो को ये सारी करतूत बताई और अंदर वाले कमरे में बैठा मैं चुपचाप सब सुनता रहा था। पढ़ें 5वां भाग 3रा बयान। मगर अब इस भेद को जानने से फ़ायदा ही क्या है? फ़ायदा तो है, मेघराज ने कहा। ये माना कि पिशाच इस वक्त दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हमें देव सिंह, शेर सिंह और गुरबचन सिंह के दल को नहीं भूलना चाहिए। इस दल से निपटने के लिए हमें बहुत ताकत की ज़रूरत है। वो ताकत पिशाच में है। पिशाच सिर्फ दौलत के लिए काम करता है। ये लोग अभी तक पिशाच के बारे में भ्रमित हैं। इस वक्त हमें उसका ये भेद भी मालूम है। इस भेद को दुनिया के सामने खोल देने की धमकी देकर और कुछ दौलत का लालच देकर हम उस हम उससे अपने हक में काम ले सकते हैं। इस ज़माने में शेर और देव सिंह की टक्कर का कोई अय्यार है तो वो पिशाचनाथ ही है। उसने तुम्हें ऐसा ज़बरदस्त धोखा दिया है, फिर भी तुम उसी की मदद लेना चाहते हो।
दलीप सिंह ने तरद्दुत के साथ पूछा। महाराज, आप इस वक्त दुश्मनी को नहीं, हालातों को देखिए। मेघराज ने कहा, हमें अपना काम निकालना है और देव सिंह आदि के खिलाफ हमारी मदद करने का हौसला और ताकत इस ज़माने के दूसरे किसी अय्यार में नहीं है। इस बार आप देखना, अपना काम निकालने के बाद मैं खुद भी पिशाचनाथ के साथ कैसा सलूक करता हूँ। वैसे तो मुझे तुम्हारे दिमाग पर पूरा यकीन है, परंतु जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, दलीप सिंह ने कहा। लेकिन पिशाचनाथ को अपने से मिलाकर काम करने में मुझे ना जाने क्यों डर लगता है। आज तक कोई भी तो मिसाल ऐसी नहीं है कि वह किसी का सगा रहा। खैर, इस बार मैं खुद पिशाच को संभाल लूँगा, मेघराज ने कहा। उधर मैंने रामरतन और चंद्रप्रभा की तलाश में भी कई अय्यार लगा दिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात तो मैं आपको बताना भूल गया। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि आजकल हमारे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे। हर जगह से मात की ही खबरें मिल रही हैं। ऐसी ये खबर ये भी है कि हमारी कैद से कल रात बख्तावर सिंह और उसका लड़का गुलबदन निकल भागे। पाठकों को याद होगा, बख्तावर और गुलबदन को मेघराज ने पिशाच की मदद से कैद किया था। उसी कैद से तो विक्रम सिंह बख्तावर से यह सुनकर भागा था कि पिशाच उनसे गद्दारी करेगा। पढ़े 5वां भाग, छठा बयान। निकल भागे? दलीप सिंह ने चौंक कर पूछा। कैसे? कल दिन में मैं और विक्रम सिंह उनसे मिलने पहुंचे थे, मेघराज ने बताया। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब बख्तावर सिंह पहली बार मदद की कैद से भागा था तो कुंती को उठा ले गया था। कुंती और चंदा का पता पूछने के मकसद से ही हम उसके पास गए थे। बहुत सी यातनाएं देते हुए हमने उनसे चंदा और कुंती का पता पूछा। बहुत सी तकलीफ़ों के बाद बख्तावर सिंह ने बताया कि चंदा और कुंती को उसने उस कुएं में कैद किया है जो भरतपुर यानी दलीप नगर की सरहद के बाहर है और जिसमें से तिलिस्मी कुएं का रास्ता जाता है। पाठक ध्यान दें, यही वह कुआं है जिसके अंदर आज से 40 साल पहले चंद्रदत्त के अय्यारों और सुरेंद्र सिंह के गद्दारों के दल की मीटिंग होती थी। यहाँ पाठकों को समझना चाहिए कि बख्तावर सिंह ने चंदा और कुंती को उसी कुएं में कैद करके रखा था। बख्तावर सिंह ने हमें बताया कि जब से राजा उमदत ने उसे चमनगढ़ से निकलने की सज़ा दी, तभी से उसने अपना डेरा उस कुएं में डाल दिया था। चंदा और कुंती की जानकारी लेने के बाद हम उसे उसी तरह अपनी कैद में छोड़ आए। उस और रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। मैं बंसीलाल का भेष बनाकर कलमदान हासिल करने जंगल की तरफ निकल गया। विक्रम सिंह अपनी पत्नी और लड़की को बख्तावर सिंह की कैद से निकालने के लिए उस कुएं की तरफ गया। मेरे बारे में तो तुम सुन ही चुके हो कि मैं किस तरह नाकामयाबी हुआ। विक्रम सिंह इस कुएं से अपनी पत्नी और लड़की को निकाल कर ले आने में कामयाब हो गया, मगर हम दोनों की गैर मौजूदगी का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया बख्तावर सिंह ने। उसी रात वह अपने लड़के गुलबदन सिंह सहित हमारी कैद से फरार हो गया। यानी हमारा एक और दुश्मन इस वक्त खुली हवा में सांस ले रहा होगा। उनकी तलाश में भी मैंने बहुत से अय्यार भेजे, मेघराज ने कहा। बख्तावर सिंह से वैसे तो इतनी ज़्यादा खतरे की कोई बात नहीं थी, किंतु खतरा इस सबब से बढ़ गया क्योंकि कलमदान उसकी लड़की और दामाद के कब्ज़े में। मुमकिन है कि वे मिल जाएं और कलमदान का भेद राजा मदद पर खोल देने का फैसला करें। ये खबर भी हमारे खिलाफ ही है। तभी तो कहता हूँ कि आजकल ग्रह सही नहीं चल रहे। अभी कदाचित मेघराज आगे कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने पर देखा, सामने बलवंत सिंह खड़ा कह रहा था, वैद्य जी आए। ओ हाँ, दलीप सिंह ने कहा, दादाजी की दवा और पट्टी का वक्त हो गया, अभी इन्हें यहीं छोड़ जाओ। मेघराज ने बलवंत सिंह से कहा, हम ज़रा इनकी जांच कर लें कि वैद्य जी के भेष में शेर सिंह तो नहीं है। हम खुद ही इन्हें साथ लेकर महाराज यानी सुरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचेंगे। इतना कहकर दारोगा जी ने बूढ़े वैद्य का हाथ पकड़कर अंदर कर लिया। बलवंत सिंह जो हुक्म कहकर दरवाजे से चला गया। मेघराज ने दरवाज़ा बंद कर लिया। आओ वैद्य जी, दलीप सिंह उसे कमरे के अंदर ले जाता हुआ बोला। ठहरो महाराज, मेघराज ने कहा। कदम कदम पर बहुत समझदारी और सावधानी की ज़रूरत है। बिना जांच किए न महाराज के पास ले जाना मुनासिब नहीं है। कह नहीं सकते कि शेर सिंह किस भेष में आ जाए। अरे बेटे, कांपती आवाज़ में बूढ़ा वैद्य बोला, तुम हर बार किसी ऐसे आदमी की जांच करने में रह जाते हो जो शेर सिंह नहीं होता, और शेर सिंह मेरा काम और बढ़ाकर निकल जाता है। कर लो मेरी भी अच्छी तरह जांच। लेकिन माना नहीं मेघराज। उसने अपनी अय्यारी के बटुए से एक दवा निकालकर वैद्य जी के चेहरे पर मली, मगर उस चेहरे पर किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ा। मुख्तसर यह है कि दारोगा ने अच्छी तरह जांच कर ली। इस नतीजे पर पहुंचकर कि वैद्य असली ही है, दारोगा बोला, माफ़ करना वैद्य जी, आप अपनी जांच करने को अपनी तौहीन न समझें। आप जानते हैं कि मुकाबला ऐसे खतरनाक आदमी से है कि एहतियात ज़रूरी है। कोई बात नहीं दारोगा बेटे, कोई बात नहीं। वही काँपती आवाज़, दोस्तों को अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाना चाहिए। अब चलो, महाराज की दवा का वक्त हो रहा है। कहने के साथ ही बूढ़ा वैद्य दरवाजे की तरफ मुड़ा। उधर नहीं वैद्य जी, दादाजी इधर है। कहते हुए दलीप सिंह ने उस कमरे में बनी पत्थर की एक पक्की चौकी का एक खास हिस्सा दबा दिया। नतीजा ये हुआ कि कमरे की एक दीवार में छोटा सा रास्ता बन गया। दलीप सिंह और मेघराज के साथ चलते हुए वैद्य जी बोले, ये क्या माजरा है बेटा? सारे पहरे उस तरफ और महाराज इधर? मैंने अभी अभी कहा था वैद्य जी की एहतियात बहुत ज़रूरी है, दारोगा ने कहा।
वे पहरे सिर्फ शेर सिंह को धोखे में डालने के लिए लगाए गए हैं। जिस कमरे में चारों तरफ पहरा है उसमें महाराज नहीं बल्कि पलंगड़ी पर उनका पुतला पड़ा है। ये भेद मेरे और महाराज दलीप सिंह के अलावा तीसरे आदमी आप ही हैं जिन्हें मालूम हुआ है। आप क्योंकि महाराज का इलाज कर रहे हैं इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी था। आपसे इल्तिजा है कि आप भी इस भेद को भेद ही रखिएगा। इसी तरह से बातचीत करते हुए वे छोटी सी गैलरी में से गुजरते रहे। गैलरी में काफ़ी आगे निकल जाने के बाद दलीप सिंह ने गैलरी की एक दीवार में लगी खूंटी दबा दी। गैलरी की एक दीवार में इतना छोटा सा दरवाज़ा बन गया कि जिसमें से एक वक्त में 5 फुट का एक आदमी बिना गर्दन झुकाए नहीं जा सकता था। उन तीनों के दरवाजे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। अब वे ऐसी छोटी कोठरी में थे कि तीनों एक दूसरे से सटे खड़े थे। यहाँ फिर दलीप सिंह ने कोई गुप्त बटन दबाया। एक लोहे की सीढ़ी ऊपरी कमरे से फिसलकर कोठरी के फर्श और छत के बीच आ लगी। उसी पर चढ़कर वे तीनों एक कमरे में पहुंचे। इस कमरे में कोई भी खिड़की या दरवाज़ा नहीं था। एक कोने में पलंग गड़ी पर सुरेंद्र सिंह पड़े थे। वैद्य जी ने उनके जख्मों की पट्टियाँ बदलीं, खाने की दवा खिलाई और तीनों को यह समझा दिया था कि उन्हें यानी वैद्य जी उस कमरे में जाना है जिसमें सबकी नज़र में सुरेंद्र सिंह है। बिना कुछ बोले पुतले को पट्टी बांधनी और चले आना है। उसने वैद्य जी को यह भी समझा दिया था कि यह सब कुछ इसलिए किया जाएगा कि लोगों का ये वहम बना रहे कि सुरेंद्र सिंह वहीं है। वैद्य जी सबको समझ गए। जैसा मेघराज ने उन्हें समझाया था वैसे ही हुआ। वैद्य जी के साथ दलीप सिंह और मेघराज खुद प्यारे से घिरे उस कमरे में गए जिसमें पलंग गड़ी पर सुरेंद्र सिंह का पुतला पड़ा था। जो कुछ मेघराज ने बताया था वही सब कुछ करने के बाद वैद्य जी चले गए। दलीप सिंह और मेघराज लौटकर अपने कमरे में आए। कमरे में घुसते ही बुरी तरह चौंके वे दोनों। राजा दलीप सिंह की चौकी पर एक बंदर बैठा था। उसके हाथ में एक जलता हुआ सिगार था जिसमें आराम से बैठा हुआ वह कश लगा रहा था। उन दोनों को कमरे में दाखिल होता देखते ही उसने उन्हें आंख मार दी थी। अरे, मेघराज एकदम चौंक कर बोला, ये तो वही विकास का बंदर है। और उसका बंदर कहना था कि धनुष टंकार का एक जोरदार चाटा उसके गाल पर पड़ा। पलक झपकते ही दलीप सिंह ने अपनी म्यान से तलवार खींच ली। अभी वे तलवार संभालने में ही लगे हुए थे कि धनुष टंकार के सिर की टक्कर बड़ी जोर से उनकी नाक पर लगी। दलीप सिंह के मुंह से एक बिलबिलाती चीख निकल गई। मेघराज संभला। उसने झटके के साथ कटार खींच ली, मगर धनुष टंकार भी जैसे पूरी तरह तैयार होकर आया था। उसने अपने कंधे पर लटकी अपनी लंबाई से भी ज़्यादा लंबी म्यान से तलवार खींची और इससे पहले कि मेघराज या दलीप सिंह में से उस पर कोई हमला करे, हाथ में नंगी तलवार लिए उसने कमरे से बाहर जंप लगा दी। पकड़ो, भागने ना पाए। कटार संभाल कर उसके पीछे झपटता हुआ मेघराज चिल्लाया। धनुष टंकार कमरे से सीधा गैलरी में आया था। मेघराज के चीखने का असर ये हुआ कि गैलरी में मौजूद अनेक सिपाही धनुष टंकार पर झपटे, किंतु धनुष टंकार भी डरा नहीं। बेधड़क अपने छोटे छोटे पैरों पर भागता हुआ वो एक सैनिक टुकड़ी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा। सैनिक झपटे, लेकिन कमाल कर दिया धनुष टंकार ने। ऐसे उछला जैसे उसका जिस्म जैसे स्प्रिंग नहीं ऐसे उछला उसका जिस्म जैसे पैरों में स्प्रिंग लगे हों। सिपाहियों के सिर के ऊपर से हवा में लहराता हुआ बंदर सिपाही दस्ते के पार। टुकड़ी के सबसे आखिरी सिपाही ने फुर्ती से लपक कर उस पर वार किया, लेकिन झन की आवाज़ के साथ तलवार धनुष टंकार की तलवार से टकराई। अगले ही पल उस सिपाही की चीख गैलरी में गूंज उठी। पलक झपकते ही धनुष टंकार की तलवार ने सिर धड़ से कलम कर दिया था। इस बीच बहुत से सिपाहियों को धनुष टंकार पर हमला करने का मौका मिल गया था, मगर धनुष टंकार के जिस्म में जैसे बिजली भर गई। गजब की तेजी के साथ उसकी तलवार चमकने लगी। ज़रा सी देर में सारे महल में हंगामा मच गया। सिपाही तो ये सोच सोचकर हैरत में थे कि एक बंदर उनसे लड़ रहा है। लड़ ही नहीं रहा बल्कि उनसे उनके कब्जे से बाहर हो रहा है। तलवार चलाता और लुढ़कता हुआ धनुष टंकार कब किसकी टांगों के बीच से निकल जाता था मालूम ही नहीं पड़ता था। सिपाहियों को उससे लड़ने में इस बात से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि उसका कद बहुत छोटा था। लड़ता लड़ता धनुष टंकार बाग में आया। न जाने कितने सिपाहियों के खून से रंगी तलवार संभाले वो एक पेड़ पर चढ़ चढ़ गया। जो सिपाही पेड़ पर चढ़ता वो दो हिस्से होकर नीचे आ गिरता। अजीब शमा बन गया। अब कोई उस दरख्त पर चढ़ने को तैयार नहीं जिसकी एक डाल पर आराम से बैठा धनुष टंकार नीचे खड़े अनगिनत सिपाहियों को जीप चढ़ा रहा था। महल में जगह जगह पर मौजूद सारे सिपाही बाग में इकट्ठे हो गए। बाग सिपाहियों से भर गया। बाग में खूब शोर शराबा और हंगामा था, जबकि धनुष टंकार दरख्त की डाल पर आराम से बैठा था। दलीप सिंह और मेघराज ने भी यह अजीबोगरीब नज़ारा देखा। गुस्से के सबब से दोनों की हालत बुरी थी। मेघराज ने बटुए से तीर और धनुष निकाला। इधर उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, उधर धनुष टंकार ने अपने प्लास्टिक धनुष को दुरुस्त किया। देखने वाले दंग रह गए। एक बंदर से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी।
दोनों तरफ से तीर चले और हवा में ही टकरा कर गिर गए। अपने तीर का यह हाल देखकर मेघराज के दिमाग का बैलेंस जैसे एकदम बिगड़ गड़बड़ा गया। वो एकदम बहुत जोर से चीखा, सब तीर चलाओ इस बंदर पर। और दरख्त पर बैठा धनुष टंकार सब समझता था। वह जानता था कि इतने सारे सिपाहियों का मुकाबला वह अपने प्लास्टिक धनुष से नहीं कर सकेगा। बड़ी फुर्ती के साथ बाग में खड़े सिपाही अपने धनुषों पर तीर चढ़ा ही रहे थे कि धनुष टंकार ने तलवार संभाल कर पेड़ से गैलरी की छत पर जंप लगा दी। छत पर पहरा देने वाले सिपाही मौजूद थे। उनसे भिड़ गया धनुष टंकार। इधर मेघराज चीखा, छत पर जाकर घेर लो इसको। इस तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दलीप सिंह के सिपाहियों और अय्यारों को नचाता रहा बंदर। किसी के हाथ नहीं आया। कम नहीं, पूरे आधे घंटे तक उसने सिपाहियों को खूब चकाया, इधर से उधर, उधर से इधर। इस बीच अनगिनत सिपाहियों को मार भी डाला उसने। महल की सबसे ऊंची छत पर चढ़कर महल की चार दीवारी के पार कूद पड़ा वह, सीधा एक घोड़े की पीठ पर। घोड़ा भागा। धनुष टंकार के दुश्मन सिपाहियों की वहाँ भी कमी नहीं थी। रास्ते में आए सिपाही चीख चीख कर इधर उधर गिरते रहे। कुछ घुड़सवार उसके घोड़े के पीछे भाग भी रहे थे। इसके बाद तो बस यही सुनने में आया कि बंदर घोड़े पर सवार दलीप नगर की सड़कों, गलियों, चौराहों और बाजारों में से सिपाहियों का खून बहाता भागता चला गया। इस ज़बरदस्त लड़ाई में धनुष टंकार के जिस्म पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। आती भी कैसे? उसने सिपाहियों में घुसकर लड़ने की कोशिश तो की ही नहीं थी। उसने तो सिर्फ इतना ही किया था कि सिपाहियों के दल को खूब छकाया और जो रास्ते में आया उसे कमाया। यूँ समझना चाहिए कि धनुष टंकार तो इनके हाथ से बचकर निकल ही गया। अब पाठकों को साथ लेकर चल वापस महल चलते हैं। दलीप सिंह और मेघराज बुरी तरह से गुस्से में बौखलाए हुए थे। अपना गुस्सा सिपाहियों और अय्यारों पर उतारते हुए कमरे की ओर बढ़े। एक सिपाही दल ने आकर उनसे कहा, महाराज, महल की दीवारों पर कई तरह के इश्तहार चिपके मिले हैं। कैसे इश्तहार? गुस्से से बौखलाकर पूछा दलीप सिंह ने। इस तरह के, कहते हुए एक सिपाही ने कई तरह के रंग बिरंगे इश्तहार जो दीवारों से छुड़ाए गए मालूम पड़ते थे उनकी तरफ बढ़ा दिए। पहला इश्तहार पड़ा। उसका मजमून इस तरह था, हरामी के पिल्ले दलीप सिंह, बस आखिरी वक्त आ गया तेरा। तेरे जैसे का गद्दार खानदान जितने दिन भरतपुर पर हुकूमत कर सकता था कर चुका। अब संभल जा। हम इस दूसरे जन्म में पहले जन्म का बदला लेने आ पहुँचे। ये भरतपुर रियासत हमारी है, जिसका नाम बदल कर तूने अपने नाम पर रख लिया है। मर्द है तो अपनी सारी ताकत जुटा ले और हमसे मुकाबले की सोच। हम जिस समय चाहें तुझे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम तुझे मौका देना चाहते हैं। हरामी मर्द के पिल्ले, मुकाबले के लिए तैयार हो जा। शेर सिंह और देव सिंह। दूसरा इश्तार इस तरह था, गद्दारों के खून की औलाद मेघराज, तो जिस मतलब से हरामी पिल्ले का मददगार है उसे हम अच्छी तरह समझते हैं। हम समझते हैं कि वो मदद को मारकर तू चमनगढ़ पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहा है। तो जैसे गद्दार को सज़ा देने के लिए ही हमने दोबारा इस दुनिया में जन्म लिया है। याद रख, दलीप सिंह पहला और तू हमारा दूसरा शिकार है। तेरे जैसे नमक हराम के लिए इस बात से ज़्यादा क्या लिखें। बस इतना ही समझ ले कि तेरी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। अब तू यहाँ से चमनगढ़ जाएगा तो देख क्या गुल खिला मिलता है। अरे गद्दारों के खून की औलाद, दलीप सिंह के फटे में टांग तो बाद में अड़ाई हो, पहले अपनी हिफाजत तो कर। देव सिंह और शेर सिंह। इस इश्तहार को पढ़कर मेघराज का रोया रोया खड़ा हो गया। टांगें कांप गईं उसकी। इस इश्तहार को पढ़ने के बाद उसने दलीप सिंह से कुछ कहना चाहा लेकिन कह ना सका। होंठ सिर्फ कांप कर रह गए, कोई आवाज़ ना निकल सकी। तीसरे इश्तहार का मजमून यूँ था, दलीप सिंह और मेघराज। वाह, खूब मिली है जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। एक तो ऐसा राजा का पोता है जिसने अपने राजा को मारकर उसकी रियासत पर कब्जा किया। एक ऐसा जिसकी रगों में खानदानी नमक हरामों का खून है। अब वह भी अपने दोस्त के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। कंचन और कमला का हत्यारा और मदद को मारकर चमनगढ़ का राजा बनना चाहता है, मगर एक बंदर का मुकाबला नहीं कर सका। सिपाहियों से भरे महल में से हमारा बंदर न जाने कितने सिपाहियों को मारकर निकल गया और तुम्हारा कोई भी बहादुर उसके जिस्म को एक खरोच तक नहीं पहुंचा सका। अरे जाओ गैरतमंदो, जब तुम अपने से बंदर का मुकाबला नहीं कर सकते तो हमारा क्या करोगे? तुम्हारे लिए यमदूत, शेर सिंह और देव सिंह। चौथे इश्तहार का मजमून इस तरह था, हमारी प्यारी प्यारी भरतपुर की रियाया और भरतपुर में अय्यारी करने वाले हमारे अय्यारों, हमारा ये पैगाम तुम्हारे नाम है। रियाया के वे लोग जो बुज़ुर्ग हैं जानते हैं कि असल में ये रियासत हमारी है, हम इसके मालिक हैं। इस तरह का एक खत पहले भी गुरबचन सिंह आप तक पहुंचा चुके हैं, अतः आप सब सुरेंद्र सिंह की नमक हरामी से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सुरेंद्र सिंह यहाँ का राजा कैसे बना, ये बात यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पैगाम आज आप तक हम सिर्फ इसी सबब से पहुँचा रहे हैं कि आपके असली खिदमतगार यानी हम अब जल्द ही अपनी रियासत इन गद्दारों के हाथ से निकाल रहे हैं। उम्मीद है कि रियाया इनके खिलाफ हमारी मदद करके हमें खिदमत का मौका देगी। इस वक्त भरतपुर में रहकर हमारे हक में अय्यारी करने वाले अय्यारों, अब तुम्हारे लिए हमारा हुक्म है कि अब भरतपुर में अय्यारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस
सावधानी के साथ भरतपुर से निकलकर ठिकाने पर पहुंच जाओ। देव सिंह और शेर सिंह। यह इश्तहार न सिर्फ महल की दीवारों पर बल्कि पूरे दलीप नगर की दीवारों पर चिपके हुए हैं, एक अय्यार ने बताया। जिस वक्त ये चिपकाए जा रहे थे उस वक्त तुम क्या कर रहे थे हरामजादों? गुस्से में चीख पड़ा दलीप सिंह। सब चुप, किसी में ताकत नहीं कि कोई कुछ बोले। पांचवा इश्तहार कागज़ की एक पट्टी जैसी शक्ल में था। उस पर सिर्फ इतना ही लिखा था, अपने आप को दबंग अय्यार बनने वाले बदकार दारोगा, ज़रा अपना पटुआ देख ले। उसमें उसके बहुत से सामान के अलावा हमारी भी एक ज़रूरी चीज़ मिलेगी। और कागज़ की यह पट्टी पढ़कर तो चकरा ही गया मेघराज। दलीप सिंह भी बौखला गए। दलीप सिंह ने बटुआ देखा। बटुए में तय किए हुए एक खत मिला। सबके दिल धड़क उठे। खत को खोलकर पढ़ा गया। उसमें लिखा था, दारोगा और दलीप सिंह, तुम दोनों के लिए खुशखबरी है। पढ़कर तबीयत दुरुस्त हो जाएगी तुम्हारी। सुनो, ज़रा आँख खोलकर पढ़ो। हमारी हत्या करने वाला हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका है। समझ गए ना? हाँ, बदकार सुरेंद्र सिंह मर चुका है। वैद्य जी। इन कुछ ही लाइनों को पढ़कर होश फाख्ता होगा दलीप सिंह के। मेघराज के जिस्म का पोर पोर कांप उठा। ये खत सुनते ही सिपाहियों और अय्यारों में खलबली मच गई। आग की तरह यह खबर फैल गई कि सुरेंद्र सिंह मर चुके हैं। रो पड़ा दलीप सिंह। मेघराज को साथ लेकर दलीप सिंह उस कमरे में पहुंचा जहां सुरेंद्र सिंह थे। उस कमरे में दिल को दहला देने वाला नज़ारा देखा उन्होंने। सारे बिस्तर पर सुरेंद्र सिंह की उपकाई पड़ी थी। कमरे की ज़मीन पर भी जगह जगह औक रखा था सुरेंद्र सिंह ने। अभी वह मरे नहीं थे। बिस्तर के नीचे फर्श पर एक जगह खड़े औक रहे थे वे। बड़ा ही विचित्र दृश्य था। कटे हुए हाथ, साफ नाक, गायब कान और रह रहकर उबकाई करते सुरेंद्र सिंह। उनके देखते ही देखते सुरेंद्र सिंह ने खून की उल्टी कर दी। उनके मुंह से ढेर सारा खून निकलकर ज़मीन पर बिखर गया। दादाजी! तड़प कर चीख पड़ा दलीप सिंह। खून की उल्टी करते सुरेंद्र सिंह ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उफ! सुरेंद्र सिंह का सारा चेहरा खून और उल्टी से सना हुआ था। उन्हें फिर उबकाई आई, फिर उल्टी हुई। दलीप सिंह चीख पड़ा, दारोगा, जल्दी किसी वैद्य को बुलाओ। नहीं। खून की उल्टी करते हुए सुरेंद्र सिंह चीख पड़े, फिर शेर सिंह आ जाएगा, फिर शेर सिंह आ जाएगा। लेकिन दादाजी, तड़प कर सुरेंद्र सिंह के करीब पहुंच गया दलीप सिंह। आपकी ये हालत? और इस बार सुरेंद्र सिंह के मुंह से उबलता खून दलीप सिंह के चेहरे पर आ गया। दलीप सिंह का सारा चेहरा उनके खून से सन गया। मगर इस बात की चिंता किए बिना दलीप सिंह ने उनके गिरते हुए जिस्म को अपनी बाहों में संभाल लिया। दादा, दादा! बुरी तरह से रोता हुआ चीख पड़ा दलीप सिंह। दादाजी, दादाजी! लेकिन सुरेंद्र सिंह अब क्या बोलते? उनके मुंह से दलीप सिंह के चेहरे पर आया खून उनकी आखिरी सांस थी। दलीप सिंह की बाहों में ही सुरेंद्र सिंह दम तोड़ चुके थे। दलीप सिंह पागलों की तरह रह रहकर उन्हें पुकारता रहा, लेकिन सब बेकार। सुरेंद्र सिंह मर गए। न जाने कितनी देर तक दलीप सिंह उनकी लाश से लिपटा रोता रहा। कमरे में खड़ा मेघराज इस हृदय विदारक दृश्य को देख रहा था। उसने अपनी आंखों से सुरेंद्र सिंह की घृणास्पद मौत देखी थी। ऐसी खतरनाक मौत को देखकर मेघराज कांप उठा था। इतना तो अंदाज़ा लगा ही चुका था कि वैद्य के वेश में शेर सिंह सुरेंद्र सिंह को दवा के बदले कोई खतरनाक जहर दे गया था। मगर यह समझने में मेघराज कामयाब नहीं हो सका कि ये किस किस्म का जहर है। अपनी आंखों के सामने सुरेंद्र सिंह की मौत देखकर उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। शेर सिंह उसके दिमाग पर मौत बनकर छाने लगा। उसने वैद्य की अच्छी तरह जांच की थी, लेकिन फिर भी नहीं जान सका कि वह वैद्य नहीं शेर सिंह है। न जाने क्यों ये बात उसके दिल में यकीन बनकर बैठने लगी कि अब दलीप सिंह का भी वक्त आ गया है। और ये सोचकर उसकी रूह कांप उठी कि दलीप सिंह के बाद उसका नंबर है। उसके दिमाग में विचार आया, वो यहाँ से चमनगढ़ भाग जाए। लेकिन तभी उसे याद आए इश्तेहार के वे लफ्ज़ जो उसके लिए लिखे गए थे। मेघराज दहल उठा। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति के 14वें भाग के पहले भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।